महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। इस जजमेंट के दूरगामी परिणाम होंगे। संविधान क्या कहता है कि इस एक्सप्लेनर एपिसोड में हम आज बात करेंगे इसी जजमेंट पे। केस का नाम है सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। अगर आप पूरा जजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो यह सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे उपलब्ध है। हमने उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। यह केस मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पे अपना निर्णय देता है। पहला, एंटी डिफेक्शन लॉ। दूसरा, अगर पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट हो जाए तो उसका एंटी डिफेक्शन लॉ पे क्या असर पड़ेगा। और तीसरा, रोल ऑफ गवर्नर जब ऐसा लगे कि मौजूदा सरकार अपना बहुमत विधानसभा में हो चुकी है। शुरुआत करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ से। एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा बनती है 1985 ईस्वी में, जब संसद सर्वसहमति से संविधान में 52 संशोधन पास करती है और संविधान में एक नई सूची को जोड़ा जाता है, 10वीं अनुसूची या 10th शेड्यूल। अगर मैं इसी जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट के शब्दों को उधार लूँ तो पर्पस ऑफ 10th schedule was to prevent and provide a solution for the constitutional sin of defection। defection या जिसे हम कहते हैं दल बदल क्या है कि सदस्य चुनाव किसी और राजनीतिक पार्टी के टिकट पे लड़े और जीतने के बाद वो कोई और राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ले। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो 10th शेड्यूल का पैराग्राफ नंबर 2 ये कहता है कि कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता खो देगा अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से खुद से इस्तीफा दे देता है या वो सभा में अपने पॉलिटिकल पार्टी के निर्देश के विरोध में जाकर वोट करता है या निर्देश होने के बाद भी वोटिंग से एब्सटेन हो जाता है। पैराग्राफ नंबर 6 ये कहता है कि इस मुद्दे पे फैसला सिर्फ स्पीकर करेंगे और किसी भी कोर्ट को इस मामले में कोई भी जुरिडिक्शन नहीं होगी। मतलब ये कि किसी सदस्य की सदस्यता एंटी डिफेक्शन लॉ के रूल्स को वॉयलेट करने के लिए गई है या नहीं, इस पे फाइनल निर्णय सभा के सभापति, राज्यसभा के केस में चेयरमैन और लोकसभा के केस में स्पीकर करेंगे। अब ऑफ कोर्स इस संवैधानिक संशोधन के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को कोहितो हॉलोहन केस में चैलेंज किया गया, लेकिन कोहितो हॉलोहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने 10th शेड्यूल के सारे प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया, सिवाय एक प्रोविजन के कि किसी भी कोर्ट को इस मामले में कोई जुरिडिक्शन नहीं होगी। कोर्ट ने कहा एंटी डिफेक्शन के मामले में पहला निर्णय स्पीकर देंगे और जब तक स्पीकर की प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक कोर्ट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी अनलेस कि कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो। और एक बार स्पीकर का निर्णय आ जाता है तो भी कोर्ट बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड पे स्पीकर के डिसीजन के खिलाफ अपील एक्सेप्ट करेगी। जैसे कि अगर स्पीकर ने सदस्य को अपना पक्ष रखने का मौका ही न दिया हो तो। अब 10वीं अनुसूची में एक और केस आता है, नबम राबिया केस। यह 2016 में आया। 2016 में मुद्दा यह उठा, अगर स्पीकर किसी सदस्य के खिलाफ एंटी डिफेक्शन के मामले में सुनवाई कर रहा हो और इसी बीच एक पैरेलल डेवलपमेंट में स्पीकर को हटाने का मोशन सभा में आ जाए, संविधान के आर्टिकल 179 क्लॉज C के तहत सभा, लोकसभा हो या विधानसभा हो, अपने स्पीकर को बहुमत से हटा सकती है। क्या स्पीकर को फिर एंटी डिफेक्शन मामले के सुनवाई को रोक देना चाहिए तब तक जब तक सभा स्पीकर को हटाने के मोशन पर अपना निर्णय न सुना दे? नबम राबिया केस में कोर्ट ने कहा हाँ, जब तक सभा स्पीकर के रिमूवल के मोशन पे अपना निर्णय न दे तब तक स्पीकर को एंटी डिफेक्शन मामले की सुनवाई रोक देनी चाहिए। इस केस में एक मुद्दा यह भी था कि क्या नबम राबिया का डिसीजन सही है, क्योंकि कोहितो हॉलोहन केस में कोर्ट ने यह कहा था कि स्पीकर जब इस मामले की सुनवाई कर रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट भी उस प्रोसेस को बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी अनलेस कि कोई बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो। इस हिसाब से हम देखें तो नबम राबिया के डिसीजन और कोहितो हॉलोहन के डिसीजन के बीच में विरोधाभास है, क्योंकि कोहितो हॉलोहन केस में कोर्ट ने यह बोला था कि सुप्रीम कोर्ट भी स्पीकर के सामने हो रही प्रोसीडिंग्स के बीच में नहीं आएगी अनलेस कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस न हो, तो फिर इन दोनों निर्णयों में एक विरोधाभास है। क्योंकि दोनों ही केस को 5 जजों के बेंच ने डिसाइड किया था तो इस मामले में निर्णायक फैसला अब हायर बेंच ही दे सकती थी। तो कोर्ट ने इस प्रेयर को एक्सेप्ट कर लिया और कहा
कि यह मामला अब 7 जज के बेंच पे जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का यह मानना था कि नबम राबिया केस में कोर्ट ने इस मुद्दे को नहीं देखा था। जिन सदस्यों के खिलाफ एंटी डिफेक्शन के मामले में कार्रवाई चल रही है वो इस प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए इस जजमेंट का मिसयूज कर सकते हैं। लेकिन जब तक फैसला न आए तब तक क्या होगा? तो कोर्ट ने इस केस में यह कहा कि अगर किसी सदस्य के खिलाफ एंटी डिफेक्शन के मामले में केस प्रोसीडिंग्स चल रही हो और इसी बीच अगर स्पीकर को हटाने का मोशन सभा में आ जाए तो स्पीकर यह निर्णय लेगा कि उसे हटाने का मोशन जो सभा में लाया गया है वो जेन्युइन है या सिर्फ एंटी डिफेक्शन के प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए अपनाया गया एक हथकंडा है। और अगर स्पीकर को ये लगता है उसके रिमूवल का प्रोसेस जेन्युइन नहीं है और एंटी डिफेक्शन प्रोसेस को टालने का बस एक बहाना है तो स्पीकर एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स को नहीं रोकेंगे। हाँ, सदस्य स्पीकर के इस निर्णय के खिलाफ कि उन्हें हटाने का मोशन जेन्युइन है या नहीं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और इस मामले में कोर्ट तुरंत फैसला देगी। अब इस केस में अगला मुद्दा यह था कि क्या होगा अगर पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट हो जाए, क्योंकि इस केस में शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए थे। एक ग्रुप का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे थे और दूसरे का उद्धव ठाकरे। इस केस में दूसरा मुद्दा था इफेक्ट ऑफ डिलीशन ऑफ पैराग्राफ नंबर 3 ऑफ 10th शेड्यूल। पैराग्राफ नंबर 3 ऑफ 10th शेड्यूल क्या था कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लेजिस्लेचर पार्टी के 1/3 मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी से अलग हो जाए तो भी उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। इस डिफेंस को, इस पैराग्राफ नंबर 3 को 91वें संवैधानिक संशोधन से हटा दिया गया था। यानी कि अब एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ सिर्फ बहुत ही लिमिटेड डिफेंस बचे हैं। एक तो ऑफ कोर्स अगर पॉलिटिकल पार्टी खुद ही आपके डिफेक्शन को कंडोन कर देती है, माफ़ कर देती है। दूसरा, अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी का किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में मर्जर हो जाता है, यह डिफेंस अवेलेबल है पैराग्राफ नंबर 14 में। लेकिन यह मर्जर तब तक एक्सेप्टेबल नहीं होगा जब तक कि लेजिस्लेचर पार्टी के 2/3 मेंबर इस मर्जर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर लेजिस्लेचर पार्टी के 2/3 मेंबर्स इस मर्जर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सदस्यों की सदस्यता नई पार्टी को ज्वाइन करने के बाद भी नहीं जाएगी और अगर बाकी जो मेंबर हैं अगर वो न ज्वाइन करना चाहें तो उनकी भी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन जरूरी यह है कि इस मर्जर को 2/3 members of the legislature party should accept it। अब सवाल यह उठता है कि लेजिस्लेचर पार्टी है क्या? लेजिस्लेचर पार्टी को डिफाइन किया गया है 10th शेड्यूल के पैराग्राफ नंबर 1B में। लेजिस्लेचर पार्टी सभा में किसी पॉलिटिकल पार्टी के सारे सदस्यों के ग्रुप को कहते हैं। जैसे कि शिवसेना के सारे विधायकों के समूह को हम शिवसेना की लेजिस्लेचर पार्टी कहेंगे। अब इस केस में हुआ यह था कि महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों के 2 ग्रुप हो गए थे। एक ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे एकनाथ शिंदे और दूसरे का नेतृत्व कर रहे थे उद्धव ठाकरे। और अब इस केस में एक महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या लेजिस्लेचर पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में अंतर है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई तब होता है जब आप अपने पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट करते हैं। जब शिवसेना में विधायक दल 2 गुटों में बट गए और दोनों ही गुट अपने आप को असली शिवसेना बताने लगे। अब सवाल यह था कि असल शिवसेना का प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर कौन कर रहा था। यह सवाल एंटी डिफेक्शन लॉ के ऑपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ आप पर तब लगता है जब आप पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट में काम करते हैं और पार्टी के डायरेक्शंस को पार्टी के सदस्यों तक पहुंचाने के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने एक मेंबर को पार्टी का चीफ व्हिप बनाती है। चीफ व्हिप का काम यह है कि महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर राजनीतिक दल का निर्णय पार्टी के मेंबर्स तक पहुंचाएं और उनको डायरेक्शन दे कि उन्हें किस तरह किस मुद्दे पे क्या वोट करने हैं। अब इस केस में दोनों ही ग्रुप अपने आप को असली शिवसेना बता रहे थे और दोनों ग्रुप ने अलग अलग सदस्यों को शिवसेना का
चीफ व्हिप भी बना दिया था। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह का स्प्लिट हो जाए, जैसा कि बहुत बार हुआ है, तो इस तरह के मामलों में फैसला इलेक्शन कमीशन करता है। ऐसे सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन इस बात को निर्धारित करता है कि कौन सा ग्रुप असली पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी ग्रुप असली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। किस ग्रुप को उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत मिलेगी। इस केस में इलेक्शन कमीशन का निर्णय आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने एकनाथ शिंदे के ग्रुप को असली शिवसेना माना है। इलेक्शन कमीशन ने इस आधार पर यह फैसला दिया था कि ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। उनकी अपील पे डिसीजन पेंडिंग है। अब इस केस में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोसीडिंग में भी इस आधार पे कि एकनाथ शिंदे के साथ ज़्यादातर विधायक है, इसलिए यह मान लिया जाए कि विधानसभा में भी असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व एकनाथ शिंदे का ग्रुप ही कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि विधायकों या सांसदों की संख्या एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोसीडिंग में इस बात का निर्धारण नहीं कर सकती है कि असली शिवसेना कौन है, क्योंकि किस ग्रुप के विधायकों की संख्या कितनी है यह तो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोसीडिंग के बाद ही तय हो सकती है। तो ऐसे सारे स्प्लिट के केस में स्पीकर को पहले यह निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन से सदस्य असली पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और यह निर्णय इलेक्शन कमीशन के निर्णय के पैरेलल भी हो सकता है, क्योंकि कल को इलेक्शन कमीशन के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, जैसा कि इस केस में हुआ है। उद्धव ठाकरे के ग्रुप ने इलेक्शन कमीशन के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के निर्णय को ओवर रूल कर दे। तो क्या जब तक इलेक्शन कमीशन के निर्णय को फाइनलिटी न मिल जाए तब तक क्या एंटी डिफेक्शन के प्रोसीडिंग को रोक के रखा जाना चाहिए? नहीं। तो इस तरह के सारे केसेस में स्पीकर को प्राइमा फेसा यह निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस निर्णय का इलेक्शन कमीशन के निर्णय पे कोई असर नहीं होगा। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन और स्पीकर के निर्णय अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों ही निर्णय के डायमेंशंस और कॉन्सिक्वेंस दोनों अलग अलग हैं। स्पीकर सदस्यों के जिस ग्रुप को असली पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव मानेगा उस ग्रुप की सदस्यता बनी रहेगी और बाकी के सदस्यों की सदस्यता चली जाएगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि किस ग्रुप के पास ज़्यादातर सदस्य हैं, क्योंकि पैराग्राफ 3 जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लेजिस्लेचर पार्टी के स्प्लिट को एक डिफेंस मानता था, क्योंकि 2003 के संशोधन के बाद जब स्प्लिट के डिफेंस को हटा दिया गया है तो इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस ग्रुप के साथ कितने सदस्य हैं। मायने इस बात के हैं कि कौन असली पॉलिटिकल पार्टी को विधानसभा में रिप्रेजेंट कर रहा है।